सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूल की बोलेरो और डंपर में भीषण भिड़ंत हो गई। एक बच्चे की मौत हुई है जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं। बता दें कि बोलेरो में कुल 10 बच्चे सवार थे और इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। कई प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और घायलों की हालचाल ले रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस की ओर से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है कि आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ है। बस वैन जा रही थी सज्जनगढ़ की ओर और रास्ते में ऐसा बड़ौदिया के आसपास एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ टोटल 3 बच्चे को लाया गया था, जिसमें से 2 तो सीरियस थे तो उनको रेफर किया है। एक को हेड इंजरी सस्पेक्ट हुई है और दूसरे को ब्लंट ट्रॉमा है पेट में और तीसरे बच्चे को क्लेविकल फ्रैक्चर है। इसको हमने यही सजेस्ट किया रहने के लिए, लेकिन वो अपने पेशेंट अपनी इच्छा से बाहर जाना चाहते थे उसको, तो तीनों पेशेंट यहाँ से रेफर हुए हैं। आकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, दर्दनाक हादसा कैसे हुआ ये हादसा, और जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? जी मैम, बताना चाहेंगे कि घटना कल रात 10:30 और 11 बजे के बीच की है, जब यह सेंट पॉल स्कूल में आज वार्षिक उत्सव होना था, जिसका कल रात को रिहर्सल चल रहा था। ये रिहर्सल कर ये अपने घर पर जा रहे थे। उसी बीच ये बड़ौदिया के पास एक अहिंस सर्कल के पास ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें डंपर ने बोलेरो को चपेट में ले लिया है, जिसमें बता रहे हैं कि 10 से अधिक बच्चे सवार थे और 3 बच्चों को अत्यधिक चोट आई है। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई है और घायलों को प्राथमिक उपचार कर एमजी अस्पताल लाया गया था, वहीं उपचार कर उनको रेफर कर दिया गया है। तो कई बच्चों को परिजन अपने निजी अस्पताल ले गए हैं और कई बच्चे भी बड़ौदिया और कलिंज अस्पताल में भर्ती है। जी आकाश, क्या शुरुआती जांच में ये पता चल सका है कि आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है? अभी तक तो डंपर का ही माना जा रहा है, क्योंकि डंपर अनियंत्रित होकर बता रहे थे, पर अभी तक कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है कि क्लियर हो सके। पुलिस की जांच कहां तक पहुंच पाई? आकाश, कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे क्या जिन्होंने इस हादसे को देखा, वो कुछ बता पाए इसे लेकर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि घटना देर रात की है और अब डंपर को जब्त में लिया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है बांसवाड़ा से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कूल की बोलेरो और डंपर में भिड़ंत हुई और इसमें एक बच्चे की मौत हो गई। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। जयपुर के एनआईए कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। उदयपुर में 28 जून को कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद रियाज अटारी, मोहम्मद गौस का चार्जशीट में नाम शामिल है। मोहसिन खान, आशिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन का नाम भी है। वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख और मोहम्मद जावेद का नाम इसमें शामिल किया गया है। तो मुस्लिम खान, सलमान, अबू इब्राहिम के नाम भी शामिल किए गए हैं। तो कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। कुल 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। बता दें कि 28 जून को निर्मम तरीके से कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। इसी मामले को लेकर 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कोर्ट में दायर चार्जशीट की गई है, क्या कुछ जानकारी से लेकर
क्या कुछ बातें इस चार्जशीट में शामिल हैं? देखिए, उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के मामले में 29 जून को एनआईए ने अपने ये जो पूरा केस था वो मुकदमा वापस से दर्ज किया और अपने पास जांच को लिया। और उसके बाद अब जो है कल एनआईए ने जयपुर स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट में जो चार्जशीट है वो दाखिल की, जिसमें 11 आरोपियों के नाम शामिल है। और सबसे बड़ी बात, 2 नाम जो है वो पाकिस्तान के कराची के रहने वाले 2 आरोपियों के भी इसमें नाम शामिल है। वहीं पर अब चूंकि चार्जशीट पेश कर दी है, ट्रायल चलेगा, आरोपियों की पेश होगी और जल्द से जल्द एनआईए कोशिश करेगी कि आरोपियों की सजा दिलवाई जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो चार्जशीट एनआईए ने कोर्ट में पेश की है उसमें साफ कहा गया है कि जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने एक ऐसे आतंकी गिरोह यानी मॉड्यूल के रूप में काम कर बदला लेने की साजिश रची थी। यानी कि ये आरोपियों ने जो पैगंबर को लेकर जो बातें कही गई थी उसको लेकर के जो विवादास्पद बातें आई थी, तो आरोपी सभी ने एक गिरोह बनाया, एक आतंकी गिरोह बनाया और मॉडल एक बना करके बदला लेने की साजिश रची। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि ये आरोपी कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद में जिन्होंने जो वीडियो बना करके जो वायरल किया था, देश भर में ये वीडियो वायरल किया गया था, उसकी वजह भारत के लोगों के बीच आतंक फैलाने के इरादे से ये धमकी भरा वीडियो शूट किया गया था। सबसे बड़ी बात, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भारत के में रहने वाले लोगों के बीच आतंक फैलाने की बात कही है। जी, और कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं इन सभी आरोपियों पर, विष्णु? देखिए, एनआईए ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें आईपीसी की धारा 120 भी यानी कि षड्यंत्र रचना षड्यंत्र रचना 449, 302, 307, 324, 153, 153 बी, 295 ए, यूएपी यानी यूएपीए की धारा यानी कि धाराएं भी इसमें 16, 18, 20 और धारा आर्म्स एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्हीं मुकदमों की धाराओं के बीच में ये चार्जशीट पेश की गई है। बिल्कुल विष्णु, तो कई सारे जो चार्जेस हैं वो इन 11 आरोपियों पर लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अग्निशमन विभाग के असिस्टेंट फायर ऑफिसर सुगन चंद को 25,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल से फायर एनओसी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिस पर हनुमानगढ़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर को निजी अस्पताल में ही घूस लेते धर दबोचा। श्रीगंगानगर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और असमत मांगने के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, आरोपी प्रोफेसर का मोबाइल जब्त कर मोबाइल से कई सारे जो इंफॉर्मेशन हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो क्या मोबाइल कई राज उगलने वाला है? इस वक्त ये सवाल है। यूनिवर्सिटी में इस रैकेट के क्या कई राज खुलने वाले हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर का मोबाइल है उसे जब्त कर लिया गया है और माना यह जा रहा है कि इस मोबाइल से कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन निकलेंगे जिससे कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। बता दें कि रिमांड में लिए गए दोनों आरोपियों से लगातार कड़ाई से पूछताछ भी की जा रही है। छात्रा को पास करने के एवज में प्रोफेसर ने असमत की डिमांड की थी। प्रोफेसर गिरीश परमार और एक छात्र इस मामले को लेकर गिरफ्तार भी हो चुका है। लगातार यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोफेसर और छात्र के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा है। कई समितियां भी यहां पर पहुंच रही हैं और प्रोफेसर और छात्र दोनों पर सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दो अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक प्रोफेसर का अश्लील ऑडियो वायरल हुआ था और इसके बाद छात्र ने जब कंप्लेंट दर्ज कराई तो आरोपी प्रोफेसर और एक छात्र अर्पित को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अब जो मोबाइल है प्रोफेसर का उसे जब्त कर लिया गया है और माना यह जा रहा है कि इससे कई बड़े खुलासे संभव है। अनुसंधान के लिए एडिशनल एसपी उमा शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। प्रकरण का अनुसंधान अमर सिंह डिप्टी एसपी को सौंपा गया है और साथ में साइबर टीम को भी लगाया गया है। हर पहलू की सूक्ष्मता से जांच करके और अंतिम तय तक जाएंगे। पूर्व में भी अगर इस तरह की कोई घटनाएं हुई है उसको भी जांच का दायरे में लाएंगे। इसमें ये आरोप था कि उसको धमकी दी गई कि या तो शारीरिक संबंध बनाए अन्यथा उसको फेल कर दिया जाएगा और फाइनल एरिया में
उसको षड्यंत्र पूर्वक असफल कर दिया गया। ये आज की ना परसों की ना 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, पिछले 8 साल से ये सब चल रहा है। तो क्या उस टाइम यहाँ डीन वीसी नहीं थे? क्या ये बात उस टाइम प्रशासन नहीं चलता था? तो अगर अभी भी यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं होती है तो इससे बड़ी तो फिर सब समझदार है लोग। छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है आरटीयू के एक प्रोफेसर के खिलाफ, जिसमें उसने कहा है कि जिस तरीके से शिक्षक ने पास करने की एवज में असमत मांगी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक बहुत गंभीर मामला है। विश्वविद्यालय को लेकर के भी हम हाड़ौती संयुक्त छात्र संगठन इस मामले का पुरजोर विरोध करता है। 3 प्रोफेसर और डीन की हमने कमेटी बना दी है। उनसे हमने ये कहा है कि जल्द से जल्द उसका जो है इसकी जांच करके पेपर में क्या तथ्य है और क्या रियलिटी है उसका हमें उसका दें और जिसकी उचित कार्रवाई जिससे हमें किया जा सके। तो आरोपी प्रोफेसर का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और इंफॉर्मेशंस निकाले जा रहे हैं इस मोबाइल के जरिए, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और राज इस मोबाइल के जरिए खुल सकते हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार इसे लेकर जारी है। छात्रों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर्टिफिकेट को सस्पेंड करने की वो पहले ही पूरी की जा रही है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर। तो आरटीयू के बाहर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र इस घटनाक्रम को लेकर खासा आक्रोशित हैं। कोटा से सहयोगी योगेश त्यागी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलेंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश, मोबाइल जब्त किए गए हैं, क्या और भी राज खुलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं? बिल्कुल, ये जो मोबाइल है वो छात्र अर्पित का है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। महिला एएसपी जो है वो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी निष्पक्ष रूप से। जो मोबाइल पुलिस के हाथ लगा है उस मोबाइल से निश्चित रूप से जो बड़े खुलासे हैं आने वाले समय में वो होने वाले हैं। अगर ऑफ द रिकॉर्ड की बात करें, क्योंकि हमने पुलिस के आला अधिकारियों से इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मोबाइल के अंदर 100 से अधिक अश्लील वीडियो मिली है लड़कियों की, अलग अलग लड़कियों की 100 से ज्यादा जो अश्लील वीडियो हैं वो मिली है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खेल कितना पुराना है और कितने समय से चल रहा है। हालांकि इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये मोबाइल आने वाले समय में निश्चित रूप से बड़े राज खोलने वाला है और ये भी राज खोलेगा कि इसमें इस मकड़जाल में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के और कौन से प्रोफेसर शामिल हो सकते हैं, किसने किस तरह से कब जो स्टूडेंट हैं उनका इस्तेमाल किया किस तरीके से ये पूरा नेक्सस है वो काम करता था। तो इस से पर्दा निश्चित रूप से आने वाले समय में उठेगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि एसआईटी का टीम का गठन कर दिया गया है और इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर 25 तारीख तक के लिए भेज दिया गया है, जिसमें उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और जो पूरा ये पता करने की पुलिस कोशिश करेगी कि कैसे ये लोग अपने इस पूरे काम को अंजाम देते थे, कैसे ये लड़कियों को बरगलाते थे और कैसे उन्हें अप्रोच किया करते थे। जी योगेश, यूनिवर्सिटी में आज क्या कुछ हालात हैं? कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, खासा आक्रोश छात्रों में भी देखने को मिला था, क्या आज वहां पर शांत माहौल है? बिल्कुल, इस पर हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ छात्रों में ही नहीं, कोटा के हर एक शख्स में इनके प्रति, इन प्रोफेसर के और छात्र के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है। और इस आक्रोश की तस्वीरें हमें कल यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिली और कोर्ट परिसर में भी देखने को मिली। जब इन्हें कोर्ट में पेशी के दौरान लाया गया, इन्हें वकील ने एक थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ जड़ और बाद में भी मारने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने जो है वो कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया। बड़ी ही जिद्दोजहद के बाद इन्हें वहां से सकुशल निकाला जा सका। और इसलिए पुलिस आज की अगर बात करें तो अलर्ट मोड पर रहेगी, चाहे वो कॉलेज प्रशासन हो, अलग अलग कॉलेज के जो संगठन है, जो छात्र संगठन है, वो खासा इस बात का विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ जो छात्र है वो प्रदर्शन भी करें, लेकिन इस आज जो पुलिस है वो मुस्तैद रहेगी पूरी तरीके से, क्योंकि कल जिस तरीके के हालात कोटा यूनिवर्सिटी आरटीयू में देखने को मिले और उसके बाद कोर्ट परिसर में देखने को मिले, तो उसके बाद पुलिस के लिए जो आगे के दिन है उसके लिए उनकी एक्टिविटी जो है वो उन्हें बहुत तैयारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह इसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लोगों में
में गुस्सा है और भारी गुस्सा है इस बात को लेकर कि इस तरीके से कोटा, क्योंकि एजुकेशन सिटी है, यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो कोटा की इमेज ऐसे मामलों से खराब होती है। तो इस बात को लेकर के जो कोटा शहर के वासी हैं उनमें खासा गुस्सा है, खासा आक्रोश है। बिल्कुल योगेश, लोगों में गुस्सा भी है। इस तरीके से लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं और इस तरीके से मोलेस्टेशन हो रहा है, अभिभावकों के लिए भी ये परेशान करने वाली खबर है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, युवक ने आत्महत्या कर ली है। कच्ची बस्ती बापू नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर ये रहता था। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किन वजहों से ये आत्महत्या की गई है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस फिलहाल मामले पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले पर जांच की जा रही है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने आत्महत्या की है। कच्ची बस्ती बापू नगर का ये निवासी बताया जा रहा है जिसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि इसके पीछे क्या कुछ वजह है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार वजह को जानने में जुटी हुई है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने आत्महत्या कर ली है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश है कि किन वजहों से आत्महत्या की गई। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात बदमाश राजू फौजी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। मंडोर थाना पुलिस ने राजू फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। पिछले साल दिसंबर को राजू फौजी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इस दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की थी, जवाब दिया गया था इस फायरिंग को लेकर और पुलिस की गोली से राजू फौजी घायल हो गया था। मंडोर थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर जांच कर रही है। और कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। कोरोना को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रबंधन के लिए चिकित्सा सचिव समीक्षा बैठक लेंगे। आज सुबह 11 बजे एक और खास समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश के सभी पॉजिटिव केस में नए वेरिएंट की पहचान होगी। सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो सभी जिला कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं, अपने अपने जिले की खास तरीके से निगरानी रखें। कोरोना को लेकर एक भी केस छूटने ना पाए, ट्रेसिंग के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में जो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सैंपल्स भेजने के भी निर्देश हैं, जिससे कि ये तुरंत पता लग सके कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं क्या वो नए वेरिएंट से संक्रमित हैं या नॉर्मल कोविड है, जो पहले जो लहर आकर जा चुकी है उससे संक्रमित हैं। ये पता लगाना बेहद जरूरी है। आज सुबह इसे लेकर एक और खास समीक्षा बैठक होनी है। सुबह 11 बजे एक और बैठक होगी जिसमें तैयारियों को लेकर बातचीत की जाएगी। और बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत की हवा से राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फसलों के लिए फिलहाल ये ठंड लाभकारी माना जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घना कोहरा छाया हुआ है और इस दौरान क्योंकि गलन भी लगातार बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और दिनचर्या भी खासा प्रभावित हुआ है।
तो ठिठुरन बढ़ी है, ठंड बढ़ी है, जिसके चलते अब लोग घरों से सुबह जल्दी नहीं निकल रहे हैं। लोग जरा देर से सोकर उठ रहे हैं और जो वाहन सड़क पर निकल रहे हैं वो भी रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरा, घना कोहरा है और जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। विजिबिलिटी क्योंकि कोहरे की वजह से काफी कम हो गई है, ऐसे में सड़क हादसे का भी डर रहता है और जो वाहन है वो दिन में भी हेडलाइट्स जलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से प्रदेश में प्रचंड ठंड है और इसके चलते लोगों के दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। अलाव का सहारा लेते हुए इस वक्त लोग देखे जा सकते हैं। अलग अलग जिलों की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 1 से 2 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसके साथ ही कई जिले ऐसे भी हैं जहां अभी भी ठंड का कम ही असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब दिसंबर का महीना भी लगभग खत्म हो चुका है। तो जो ठंड है इस वक्त अपने चरम पर है और प्रचंड ठंड पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी लो हो गई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत की बात है वो किसानों के लिए सामने आ रही है, क्योंकि ये जो फॉग है, ये जो कोहरा है, ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। बताया जा रहा है कि फसलों के लिए ये कोहरा काफी फायदेमंद होता है और इससे जो फसल होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से, श्रीकांत व्यास जैसलमेर से, दीपक पुरी भरतपुर से और योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास आते हुए श्रीगंगानगर में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, श्री गंगानगर में प्रियंका अभी भी सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार है। हालांकि पिछले 3 दिनों से जिस तरह से श्री गंगानगर का समूचा जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, आज वहां थोड़ी सी मामूली राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज श्री गंगानगर जिले में जो कोहरा है वो कोहरा थोड़ा सा कम है और यही एक वजह है कि आप देख पा रहे हैं कि मौसम पिछले 3 दिनों के मुकाबले थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है और यही एक वजह है कि वाहन चालकों को आज थोड़ी सी राहत मिल रही है। लेकिन प्रियंका, ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर से जो बाहरी क्षेत्र हैं वहां पर कोहरा थोड़ा सा घना है और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोहरा देखा जा रहा है, लेकिन श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो आज कोहरे की मार में इसके चलते जो वाहन चालक है उन्होंने भी राहत की सांस ली है। श्रीकांत, जैसलमेर में क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर? लगातार एकाएक जो है वो सर्दी का असर पड़ा है और जिस तरह मौसम वैज्ञानिकों का मानना था कि 23 तारीख से सर्दी में इजाफा होगा तो वो देखने को भी मिल रहा है। अल सुबह जो है वो ठंड बढ़ चली है प्रियंका, और लगातार जो है अब लोगों को हाड़ कपाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ेगा। इस बार जरूर सर्दी लेट है, लेकिन पर्यटन सीजन को देखते हुए अगर सर्दी है और किसानों के लिए, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अल सुबह जो है वो चौराहे केवल जो है वो सूने नजर आते हैं। चाय की थड़ियां जो है वहां जरूर जो है इक्का दुक्का लोग जो है वो चाय का लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बाकी जो है सर्दी को देखते हुए लोग जो है सर्दी से पूर्ण बचाव कर रहे हैं, कोई टोपी पहनकर तो कोई जो है मफलर लगाकर सर्दी से बचाव कर रहा है और लगातार सर्दी का असर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर अलाव भी तापते हुए नजर आ रहे हैं। जो सिगड़ी है उसमें लोग जो है आग जलाकर अलाव ताप रहे हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो हाथ कपाने वाली है और लगातार जो है स्वर्ण नगरी में सर्दी का असर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि किस तरह से सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। चाय की थड़ियों पर लोग देखने को मिल रहे हैं, चाय पीकर जो है वो सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है ये सिलसिला जारी है, क्योंकि सर्दी जो है वो हाथ कपाने वाली है और हर कोई जो है सर्दी से परेशान नजर आ रहा है। और सर्दी में खास तौर पर अलाव का सहारा लेते हुए लोग देखे जाते हैं और चाय की चुस्कियां तो खास तौर पर ली जाती हैं। दीपक, भरतपुर में मौसम के क्या मिजाज?
देखिए प्रियंका, भरतपुर में मौसम की बात की जाए तो जो तापमान है वो 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और हाड़ कपाने वाली जो सर्दी है वो अब लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि इस सर्दी का जो फायदा है वो किसानों को जरूर मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भरतपुर में ज्यादातर गेहूं और सरसों की फसल की बुवाई होती है और वो फसल अब जो है पूरी तरह से तैयारी पर है। सरसों की फसल जो है तैयारी पर और गेहूं की फसल अभी छोटी है, तो इसमें जो फॉग है इसका बड़ा फायदा जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन मैं इस वक्त शहर के बीचों बीच में मौजूद हूँ, एक चौराहे पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरह से आपको जो फॉग है वो नजर आएगा। लोग जो है सुबह से निकले हुए हैं और कपड़े पहन करके जो है निकले हुए हैं, यानी कि सर्दी का एहसास जो है अब लोगों को होने लगा है। और जो चहल पहल लोगों की 7 बजे 6 बजे देखने को मिलती थी, अब वो उसमें देरी हुई है, वो 7:30 8 बजे बाद अपने घरों से बाहर निकलने लगे, क्योंकि अब सर्दी का एहसास जो है वो पूरी तरह होने लगा है। और अब जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाव जला करके जो है सर्दी से बचने का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो अपनी अब लगातार बढ़ती जा रही है। 5 डिग्री तक जो है तापमान यहाँ पर देखने को मिला है और मौसम विभाग के अनुसार अभी जो सर्दी है वो 24 तारीख के बाद आगे और जो अधिक है वो देखने को मिलेगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, और 24 तारीख के बाद आप बता रहे हैं कि जो रातें हैं वो और भी ज्यादा सर्द होने वाली हैं, तो लोगों को इसे लेकर खास तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। योगेश, कोटा में क्या कुछ हालात मौसम के? देखिए प्रियंका, बाकी शहरों को देखते हुए कोटा में जो है वो तापमान ज्यादा है, क्योंकि कोटा में रात और सुबह का जो तापमान है वो न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री पहुंच चुका है और अधिकतम जो है वो 24 है। लेकिन यहाँ पर अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी है, लेकिन उसका नतीजा भी आप देख सकते हैं कि अभी जो सुबह का वक्त है और इस वक्त जॉगिंग के लिए यहाँ पर लोग होते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं, इक्के दुक्के लोग हैं जो जॉगिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम की सर्दी है जो कि असर मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसके चलते बीमारियों का भी जो है वो खतरा बढ़ गया है। अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है मौसमी बीमारियों की वो बढ़ चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम किया हुआ है, रैन बसेरे बनाए गए हैं, अस्थायी और स्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से करके रखी हुई है ठंड को लेकर के। लेकिन अभी कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा में दिसंबर खत्म होने वाला है, उसके बावजूद भी इतनी सर्दी नहीं है कि लोगों को परेशानी हो। सर्दी है, सर्दी का इंतजाम किया जा रहा है, सर्दी के मौसम को लोग एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल कोटा में, लेकिन अभी इतनी सर्दी कोटा में नहीं है। बिल्कुल योगेश, सर्द है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की आमतौर पर देखने को मिलती थी। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।